महिमामय और आत्मीय आयोजन के अध्यक्ष श्रीमती साधना भलवटे जी, विशिष्ट अतिथि श्रीमती जयश्री यावत जी, मुख्य अतिथि के स्थानापन्न प्रोफेसर उमेश कुमार सिंह जी, लेखिका संघ की अध्यक्ष श्रीमती कुमकुम गुप्ता जी, यहाँ बैठे सभी आत्मीय स्वजन और साहित्य प्रेमियों, आज सबसे पहले लेखिका संघ को बधाई देता हूँ, इसलिए कि उन्होंने महिलाओं को रचनात्मक कर्म में जोड़े रखा है और यह क्षणिक नहीं है। मेरा लेखिका संघ से संबंध बहुत पुराना है और मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं याद करूँ तो श्रीमती कमला सक्सेना, श्रीमती उषा जायसवाल, राजश्री रावत, न जाने कितने अध्यक्ष आए और उसके बाद यह संस्था निरंतर चल रही है। ये बहुत बड़ी बात, इसलिए मैं बधाई देता हूँ। दूसरी बात, उन सब सम्मानितों को जिनका आज इस संघ ने सम्मान किया, उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। और इस चयन में मैंने विशेष रूप से यह ध्यान दिया कि लेखिका संघ की संवेदना कितनी गहराई तक जाती है। युवा पीढ़ी को भी जोड़ा, माध्यम पीढ़ी को भी छोड़ा, प्रौढ़ पीढ़ी को भी जोड़ा। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ। तीसरी बात, सर्जना ने, मुझे मालूम था, मेरी शुभकामनाएं इसमें ली गई। सर्जना भी निरंतर प्रकाशित हो रही है और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारी पिछली पीढ़ियों के श्रेष्ठ रचनाकारों को हम भूलते जा रहे हैं, लेकिन सर्जना के माध्यम से हर बार किसी पुराने रचनाकार को, कवि को, उपन्यासकार को लेते हैं और इस बार इन्होंने खूब ढूंढ निकाले 2 नाम। आप में से अधिकांश लोग परिचित भी नहीं होंगे गोविंद चंद्र पांडे के नाम। उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, क्या योगदान था हिंदी को, इसके बारे में भी आपको कोई जानकारी नहीं होगी। लेकिन विदेशी विद्वान उनके दार्शनिक ज्ञान को, उनके तर्कों को अपने संदर्भों में उल्लेखित करते हैं। वह एक ऐसे विराट हस्ती थे जिन्होंने वेदों का हिंदी में कवितांतरण किया। दर्शन की बात अपनी जगह, जिन्होंने भारतीय संस्कृति क्या है इस पर एक बड़ा ग्रंथ लिखा। ऐसे महान लेखक को जो भोपाल में भी रहे, और मुझे आश्चर्य होता है उमेश कुमार सिंह जी कि गोविंद चंद्र पांडे जब भोपाल में थे, यहाँ की साहित्यिक जगत ने उनकी उपस्थिति का लाभ नहीं उठाया। लेकिन वो तो साधक थे, अपना काम किया करते थे और यहाँ काफ़ी साल रहे। उज्जैन में उनका निधन हुआ। इसी तरह शिवानी जी को ढूंढा। अब मैं इन पर ज़्यादा इसलिए नहीं बोलूँगा कि मुझ पर आरोप लगेगा कि ये भी उसी उत्तराखंड के हैं जहाँ के शिवानी थे, गोविंद चंद्र पांडे थे, ये आरोप लगेगा। लेकिन इतना सा बता देना चाहता हूँ कि आप शिवानी की कविता में, कहानियों में जरा ध्यान से पढ़िए
शब्द जैसे नृत्य करते, शब्दों का चयन आपको इतना बहलाता है कि आप अंत तक पढ़ते चले जाते। यह भी एक खूबी है। कथानक बहुत विशेष नहीं होता, लेकिन आप उस कथानक को किस तरह से कहते हैं, आपका कथन महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके लिए भी मैं लेखिका संघ को बधाई देता हूँ कि वो इस तरह के काम, रचनात्मक काम कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि मुझे कितना समय दिया गया बोलने का, लेकिन वक्ता को जब माइक मिल जाता है और सामने बैठे हुए श्रोता मिल जाते हैं, प्रबुद्ध श्रोता, तो उसको धारा प्रवाह बोलते चले जाने का एक गुण होता है। लेकिन मैं उस गुण से बचूंगा, इसको अवगुण ही समझिए। एक सवाल रखता हूँ, आप सब रचनाकार, और रचनाकार संवेदनशील होता है। ये संवेदना कहाँ से आती है और कब आती है, और इस संवेदना की सबसे वास्तविक अभिव्यक्ति किस ढंग से हो सकती है? आपने पढ़ा होगा, न पढ़ा हो तो जरूर पढ़िए। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। अब यह वियोगी शब्द पर ध्यान दीजिए कि क्यों कवि ने वियोगी शब्द का, इस यानी वियोगी कब होगा? अभी आप योग में जुड़े हुए हैं, योग से मुक्त हो जाइए, वियोग हो जाएगा, तब आपके जो संवेदना है वो स्वयं प्रवाहित हो। इस बात को ध्यान रखें। नंबर 2, लिखने के लिए बहुत है। बस गई एक बस्ती है, स्मृतियों की इसी हृदय में, फैला है नक्षत्र लोक जैसे नील निलभ में, नील निलय में। प्रसाद जब यह लिखते हैं तो आप जीवन यात्रा में कुछ बिंब आपके अवचेतन में अपनी छाप छोड़ देते। उस समय तत्काल आप उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, लेकिन जीवन के अनुभवों के साथ आप उनका विश्लेषण करते हैं, और वो विश्लेषण करने के बाद आपको लगता है कि आपके जीवन को उस घटना ने इतना अधिक प्रभावित किया। और यह है स्मृतियों की बस्ती। उनमें डूबने के लिए वियोगी होना पड़ता है, और वियोगी होने से पहले अपनी संवेदना का अनुमान लगा लेना चाहिए। मैं इन शब्दों के साथ मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देता हूं, और आपने धैर्यपूर्वक सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।